अजीत पवार का तो अंतिम संस्कार हो गया और अजीत पवार के अंतिम संस्कार के बाद अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की मांग उठ रही है। ये बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नरहरी झिरवाल ने ये मांग उठाई है। सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की मांग उठी है। अजीत पवार के जाने के बाद अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की मांग उठी है। हम सीधा आप सभी को लिए चलेंगे मुंबई महाराष्ट्र जितेंद्र दीक्षित के पास। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ये जो जानकारी सामने आ रही है, सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाए जाए, ये मांग उठाई जा रही है, क्या है इसको लेकर अपडेट, क्या खबर मिल रही है? जितेंद्र की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। में चर्चा का केंद्र में है। जी जितेंद्र, अपनी बात पूरी करें। जी देखिए, अजीत पवार की हादसे में मौत के बाद में दो बड़े सवाल अब चर्चा के केंद्र में हैं। पहला सवाल ये कि अब एनसीपी का अध्यक्ष कौन होगा और दूसरा सवाल कि महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन होंगे। तो जो दूसरा सवाल है उसको लेकर अब नरहरी झिरवाल, ये एफडीए मिनिस्टर हैं कैबिनेट में और एनसीपी से आते हैं, इनकी ओर से ये मांग की गई है कि सुनेत्रा पवार को, जो अजीत पवार की पत्नी हैं, उनको ये पद दिया जाए। फिलहाल सुनेत्रा पवार राज्यसभा की सांसद हैं और 2024 में इन्होंने राजनीति में एंट्री की थी। लोकसभा का चुनाव इन्होंने लड़ा था अपनी भाभी के खिलाफ, सुप्रिया सुले के खिलाफ इन्होंने लड़ा था, ननन के खिलाफ ये चुनाव इन्होंने लड़ा था, जिसमें वो हार गई थी। लेकिन इसके बाद उन्हें राज्यसभा का सांसद बना दिया गया था एनसीपी से और अब ये मांग की जा रही है कि इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाए और जो जगह खाली हुई है विधानसभा विधायक की, जो अजीत पवार जिस जगह से विधायक थे बारामती से, वहां से इनको चुनाव लड़ाया जाए। तो ऐसी मांग की गई है। यहां पर एक दूसरा डेवलपमेंट ये भी है कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे और धनंजय मुंडे, इनकी अब से कुछ देर पहले सुनेत्रा पवार से मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के बाद इस तरह की स्पेकुलेशन जो है वो शुरू हो गए, चर्चा शुरू हो गई कि इन लोगों ने मांग की है कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। हालांकि हमारे संवाददाता सागर कुलकर्णी ने जब छगन भुजबल से बात की तो उन्होंने इस बात को डिनाई किया और कहा कि ऐसा मौका नहीं है। कल ही उनका निधन हुआ, आज उनका अंतिम संस्कार हुआ और हम इस तरह की बात सुनेत्रा पवार से करें, यह सिर्फ एक कर्टेसी विजिट थी और कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। तो ये अब तक का डेवलपमेंट है। लेकिन दो सवाल बिल्कुल अहम हैं जिनके की जवाब जल्द से जल्द हासिल करने जरूरी है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन होगा, एनसीपी का अध्यक्ष कौन होगा और सबसे बड़ी बात कि जो वित्त मंत्रालय था, जो अजीत पवार के पास में था, वो वित्त मंत्रालय अब किसको दिया जाएगा? क्या वो एनसीपी का ही कोई नेता होगा या फिर शिवसेना या बीजेपी से किसी को बनाएंगे देवेंद्र फडणवीस? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, इस पूरी खबर पर दर्शकों को अपडेट करने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, आपका हम दोबारा रुख करेंगे इस बीच। देखिए, बारामती में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। अजीत पवार के अंतिम दर्शनों के लिए बड़ा जनसैलाब वहां पर उमड़ पड़ा। पवार परिवार और हजारों लोगों ने नम आंखों के साथ अजीत पवार को आखिरी विदाई दी। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कई दलों के बड़े नेता मौजूद रहे। रिपोर्ट देखिए। दिग्गज से लेकर कद्दावर नेता, केंद्र से लेकर महाराष्ट्र के मंत्री, महाराष्ट्र के जन नेता अजित पवार की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उदास और बुझे हुए चेहरों से सभी ने दादा को आखिरी विदाई दी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह दिल्ली से पहुंचे। एनसीपी में संगठन और दिल्ली की राजनीति का बड़ा चेहरा प्रफुल्ल पटेल के साथ सुप्रिया सुले लोगों को सांत्वना देते नजर आए। अजित पवार को दमदार दादा कहने वाले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के प्रशासनिक कुशलता का गुणगान करने वाले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक मंच पर दशकों तक साथ रहे और फिर सियासी राहें अलग करने वाले चाचा शरद पवार की आंखों में अपने भतीजे को खोने का दर्द साफ झलक रहा था। तो महाराष्ट्र की सियासत का वो सूरज आज बारामती की मिट्टी में अस्त हो गया। अजीत पवार के दोनों बेटों ने अपने पिता को विदाई दी। यह ऐसा क्षण था जहां वहां मौजूद सभी की आंखें नम हो गई। बारामती की वो गलियां आज सिसक रही हैं, जिस मिट्टी में महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे ऊर्जावान अध्याय विलीन हो गया। तिरंगे में लिपटे दादा के पार्थिव शरीर को देखकर हर आंख नम थी।
बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अजित पवार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अजित पवार के दोनों बेटे पार्थ और जय पवार मुखाग्नि देते वक्त भावुक नजर आए और बारामती का धैर्य जवाब दे गया। प्रतिष्ठान मैदान में आज कोई पार्टी नहीं थी, कोई गुट नहीं था। यहाँ सिर्फ अजित पवार के करीबी और चाहने वाले थे। अजित पवार के निधन के साथ बारामती ने अपना बेटा खो दिया। दादा की सियासी यात्रा भी खत्म हो गई। अब दादा अनंत की यात्रा पर निकल चुके हैं। तीसरा जो वीडियो है उत्तर प्रदेश के हरदोई से सामने आई, जब ग्राम प्रधान का तांडव देखने को मिला। दबंग ग्राम प्रधान ने महिला वकील के परिवार पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला बोल दिया। ये देखिए जरा। ये पूरा दबंगई का मामला जो है वीडियो कैमरे में कैद हो गया। पुलिस मामले में जुट चुकी है। अगला वीडियो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सामने आया, जब एक स्कूल टीचर की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। भीड़ ने टीचर को लात घूंसों से जमकर पीटा है। बवाल का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। चलिए अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के उन नए नियमों पर रोक लगा दी है जिनके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों की हिफाजत के लिए नए प्रावधान किए गए थे, ऐसा दावा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमों में इस्तेमाल भाषा से इनके दुरुपयोग की आशंका दिख रही है साफ तौर पर। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के यूजीसी के नियमों को फिर से लागू कर दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, यूजीसी और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। 19 मार्च को इस मामले में अब अगली सुनवाई होगी। इसको लेकर जो यूजीसी के नए नियम बदलाव हुए थे, देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा था जोरदार तरीके से, हर राज्य से, पूरे देश में। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इक्विटी कमीशन से जुड़े यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद जश्न का माहौल। बनारस से लेकर लखनऊ तक विरोध पर उतरे छात्रों ने फैसले पर राहत जताई। इससे पहले नियमों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि इन दिशा निर्देशों में जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, उससे हमें लगता है कि इनका दुरुपयोग किया जा सकता है। लिहाजा अनुच्छेद 142 के तहत 2026 के नियमों पर रोक लगाई जाती है। 2012 के यूजीसी के नियम फिर से लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम समाज में एक निष्पक्ष और समावेशी माहौल बनाने पर विचार कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि आजादी के 75 साल बाद भी हम समाज को जातियों से मुक्त नहीं कर सके हैं। हम चाहते हैं कि कुछ कानूनविदों की कमेटी इस पर विचार करे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने समाज में बढ़ती वर्गीय और पहचान आधारित विभाजन की प्रवृत्तियों पर गंभीर चिंता जताई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी। तो आपको यह भी बता देते हैं कि यूजीसी के जिन नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है उसमें कहा क्या गया है, नजर डालिए। देखिए, शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के साथ भेदभाव को रोकने के लिए यूजीसी ने 2026 में ये नियम बनाए थे। उनके मुताबिक अब इसके तहत भेदभाव के खिलाफ सख्ती के लिए हर शिक्षण संस्थान में एक इक्विटी कमीशन यानी कि समता कमीशन बनाने का प्रावधान था। हर संस्थान में समान अवसर केंद्र का गठन होना था, ऐसा दावा था। कमजोर समूहों के छात्रों, कर्मचारियों की मदद की जानी थी। उन्हें शैक्षिक, सामाजिक और वित्तीय सलाह भी दी जानी थी। भेदभाव की शिकायतों पर नजर रखनी थी। भेदभाव की रिपोर्ट का एक ऑनलाइन सिस्टम बनाना था। इन कायदों पर अमल के लिए संस्थान के प्रमुखों की जिम्मेदारी तय की गई थी। लेकिन अग्रणी जातियों को डर था कि इसके बाद उनके खिलाफ मनमानी और झूठी शिकायतें बढ़ जाएंगी, जैसे तमाम जो एक्ट्स होते हैं उसमें देखने को मिलता है। तो उसको लेकर विरोध प्रदर्शन चौतरफा पूरे देश में, बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा था। यह आवाज उठाई गई थी और अब परिणाम सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है कि क्या करना है और क्या लागू है, और इसको लेकर अगली सुनवाई होनी है। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही सभी दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ गई। सभी ने कोर्ट के आदेश पर राहत जताई है और कहा कि अब गलती दूर कर ली जाएगी। अखिलेश समेत कुछ नेताओं ने कहा है कि नियम ऐसे हो कि दोषी बचे नहीं और किसी के साथ अन्याय भी ना हो। होना तो यही चाहिए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। ऑर्डर था वो कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि थी,
अब सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों पर कोई टिप्पणी नहीं और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हमको इंतजार करना चाहिए। हम सबका मानना यही है कि दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। कोर्ट ने इसकी मंशा को पहचाना, एक जन्नाटेदार तमाचा इनको मारा है और रोका है वर्ग संघर्ष को, जाति संघर्ष को, धर्म संघर्ष को, और ठीक किया है। मैं इसका स्वागत उसी दिन से कह रहा हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, दरवाजा खुला, न्याय मिलेगा। आपको अगर इस तरह का अंदेशा है तो आज वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को माना, अब स्टे दिया है, अब आगे सुनवाई होगी तो अपना बहस करें। मैं भी नहीं चाहता कि कोई निर्दोष फंसे, लेकिन कोई दोषी छूटे नहीं, क्योंकि कानून से रोका। इससे पहले यूजीसी के दिशा निर्देशों के खिलाफ आज भी जोरदार प्रदर्शन हुए थे। उधर प्रयागराज माघ मेले से नाराज लौटे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी इस विवाद में कूद पड़े। रिपोर्ट। एक और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी थी, उधर यूजीसी के दिशा निर्देशों के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे थे। लखनऊ में अगड़ी जाति के छात्र विरोध पर उतरे थे। दिशा निर्देशों को मनमाना और भेदभावपूर्ण बताते हुए इन्हें वापस लेने की मांग की गई। अगड़ी जातियों की गोलबंदी में प्रयागराज माघ मेले से नाराज होकर लौटे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी उतर आए। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि यूजीसी के नए दिशा निर्देश सनातन विरोधी हैं। विरोध कर ही रहे हैं हम लोग। हम कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, सनातन धर्म की क्षति पहुंचाने वाला कानून आप लेके आए हैं, इसको तत्काल वापस करिए। उधर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन और बीजेपी के सांसद मनन मिश्रा ने भी कहा कि यूजीसी के नियमों में कमियां हैं। इस रेगुलेशन में कुछ जो भी खामियां हैं उस पर सरकार की नजर है और इस पर शिक्षा विभाग और हमारी सरकार कुछ न कुछ कर रही है। इन हालात में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिशा निर्देशों पर रोक काफी अहम हो गई है। चलिए अब 4 बजे की 4 बिग न्यूज कौन सी है जल्दी से आपको दिखा देते हैं। देखिए, पंजाब सचिवालय को बम से उड़ाने की मिली धमकी। पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम स्क्वाड ने सघन तलाशी अभियान चलाया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर में 3 से 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। वहीं पटना नीट छात्रा मौत मामले की एसआईटी जांच तेज। हॉस्टल मालिक मनीष रंजन के पैतृक गांव में छापेमारी, कई महत्वपूर्ण सामग्री जब्त। जबकि पटना नीट मामले में पप्पू यादव ने की सीबीआई जांच की मांग। संसद भवन के बाहर बैनर और पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन। एक और बड़ी खबर देश से जुड़ी हुई, क्योंकि देश की तेज आर्थिक विकास दर पर आर्थिक सर्वे ने लगाई मुहर। साल 2025-26 में 7.4% जीडीपी विकास दर का अनुमान जाहिर किया गया है। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की सेहत का लेखा जोखा आर्थिक सर्वे लोकसभा में पेश किया। इसके मुताबिक अगले साल देश की जीडीपी विकास दर 6.8% से बढ़कर 7.2% रहने का अनुमान है। सर्वे में सलाह दी गई है कि अस्थिर वैश्विक माहौल में स्वदेशी पर जोर से जुड़ी नीतियां समय की जरूरत है। यह भी कहा गया है कि रुपए की मौजूदा कीमत देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती का सही आईना नहीं है। रिपोर्ट। I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions. Economic Survey 25-26, Economic Survey 25-26 Statistical Appendix. दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत सबसे तेजी से विकास कर रहा है। बजट से पहले आर्थिक सर्वे ने सरकार के इस दावे पर फिर मोहर लगा दी। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आर्थिक सर्वे 2025-26 पेश किया। I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions. Economic Survey 25-26, Economic Survey 25-26 Statistical Appendix. आर्थिक सर्वे वित्तीय मोर्चे पर देश के प्रदर्शन और आर्थिक सेहत का लेखा जोखा होता है, जिसे वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग तैयार करता है। इसके मुताबिक मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 में जीडीपी विकास दर 7.4% रहने का अनुमान है, जबकि अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसके कुछ कम 6.8 से 7.2% रहने का आसार है। आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि हाल के वर्षों में नीतिगत सुधारों से भारत की मध्यम अवधि की विकास दर 7% के करीब पहुंची है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि रुपए की मौजूदा कीमत देश के मजबूत आर्थिक ढांचे को ठीक से नहीं दिखा रही। ये भी सुझाव दिया गया है कि अस्थिर वैश्विक माहौल में
भारत को अपने घरेलू विकास पर ज्यादा ध्यान देना होगा। इस तरह आर्थिक सर्वे ने भविष्य में कई नीतिगत बदलावों का भी रास्ता दिखाया है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जैसे आर्थिक सर्वे 2026 में देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी कई और खास जानकारियां इसमें दी गई हैं जो देश को समझने में काफी मदद करती हैं। वो कौन कौन सी हैं, समझिए। वित्तीय साल 2026 में अमेरिका से भारत ने कच्चे तेल का आयात 8.1% बढ़ाया। इसके अलावा भारत ने ब्राजील, लीबिया, मिस्र, नाइजीरिया और ब्रुनेई से तेल आयात बढ़ाया था। रूस, सऊदी अरब, इराक और वेनेजुएला से तेल आयात में कमी की गई। ई कॉमर्स से भारत में अस्थायी कामगारों में तेजी आई है। गिग वर्कर्स की संख्या 2021 में 77 लाख से बढ़कर 2025-26 में 1 करोड़ 20 लाख के आसपास हैं। लागू होने के 8 साल बाद जीएसटी भारत के बुनियादी सुधारों की सबसे अहम नींव साबित हुआ। 12 लाख रुपए तक जीरो टैक्स के प्रावधान से मध्यम वर्ग की आय बढ़ी, राजस्व में इजाफा हुआ। इस साल दिसंबर 2025 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों में 10.98 करोड़ लोग भर्ती हुए, लगभग 11 करोड़। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मरीजों ने 506 करोड़ बार डॉक्टर से सलाह ली, जबकि 42.66 करोड़ लोगों ने टेली कंसल्टेशन से डॉक्टर से बात की है। अब देखिए, 1 फरवरी को बजट, अब उससे उम्मीदें क्या, लेकिन आर्थिक सर्वे के बाद सबको आम बजट का ही इंतजार है जो 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है। बजट से हर वर्ग को उम्मीदें, मझौले, छोटे और सूक्ष्म उद्योग यानी कि एमएसएमई के कामगारों की क्या उम्मीदें हैं, ये जानने के लिए उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता हिमांशु शेखर ने। आपको सुनवाते हैं। फैक्चरिंग यूनिट्स है छोटी छोटी एमएसएमई सेक्टर में, उनकी क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? जैसा कि मैंने पहले भी कई बार एक्सप्रेस किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से पूरे एमएसएमई सेक्टर को बहुत उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों पे वो हमेशा खरे उतरे हैं। आत्मनिर्भर भारत को बनने के लिए हमारे को जो मूलभूत सपोर्ट गवर्नमेंट से चाहिए वो एमएसएमई के लिए चाहिए, जो 80% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। आज अगर आप देखेंगे कि एमएसएमई को सबसे बड़ी जो मार है वो है कैपिटल पे इंटरेस्ट की। हमारे पास में 8.5-9% पे हमें कैपिटल पे लोन मिलता है बैंक से, वही लोन चाइना के अंदर में 3% पे। मैं आज अपनी नई फैक्ट्री करीबन 3 साल में लगा पाता हूँ, क्योंकि क्लियरेंसेस में बहुत टाइम लगता है, लैंड मिलने में बहुत टाइम लगता है, और जब तक मेरी प्रोडक्शन चालू होती है मेरे को कम से कम 3-3.5 साल लग जाते हैं। तो अपनी कैपिटल में मैं करीबन 30% इंटरेस्ट देता हूँ। तो ईज ऑफ डूइंग मैन्युफैक्चरिंग, इसके लिए एक नई पॉलिसी होनी चाहिए बजट। बिल्कुल आपने ठीक कहा शेखर जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो बहुत ही जनरलाइज स्टेटमेंट है, अब इसको रिफाइन करके ईज ऑफ डूइंग मैन्युफैक्चरिंग करके एक नई पॉलिसी ड्राफ्ट होनी चाहिए। और क्या इस बजट में करने की जरूरत होगी जिससे भारत में बिजनेस करना आसान हो? एमएसएमई के लिए कंप्लायंसेस का लोड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। टीडीएस, टीसीएस, जीएसटी, दुनिया भर के वही कंप्लायंसेस जो कॉर्पोरेट लेवल पे हैं वो एमएसएमई के लिए भी हैं, जबकि एमएसएमई के पास उतनी मैन पावर स्ट्रेंथ नहीं है, उतनी हमारे पास में लीगल स्ट्रेंथ नहीं है, तो उसके लिए हमें बहुत टाइम अपना वेस्ट करना पड़ता है और उसका इम्पैक्ट हमारे प्रोडक्शन पे और क्वालिटी पे आता है। दूसरा, हमारे पास कैपिटल नहीं बचती कि हम R&D में इन्वेस्ट कर पाएँ। आज आप देखेंगे कि बिगर R&D के हमारा प्रोडक्ट जो है वो कितना फास्ट आउटडेटेड हो जाएगा। तो आज अगर हमें गवर्नमेंट से ये बेनिफिट मिले कि हम अपने रेवेन्यू जनरेशन का कुछ पार्ट टैक्स से सेविंग करें और उसको R&D में इन्वेस्ट करें, तो हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो पाए।